दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विजय चौधरी, प्रॉफिट फ्रॉम इट, गुड़गांव से आप सभी का इस H1 रिजल्ट्स की श्रृंखला में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यह सीरीज प्रॉफिट फ्रॉम इट की तरफ से अपने व्यूवर्स के लेटेस्ट कंपनी रिजल्ट्स के बारे में अपडेट करने के लिए स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई हैं, जिससे वे जान सकें कि जिन कंपनियों में उन्होंने निवेश किया हुआ है या करने की सोच रहे हैं वो कैसी परफॉर्म कर रही हैं, हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए और कहाँ सावधान रहना चाहिए, यह भी इस एनालिसिस द्वारा पता चलता है। दोस्तों, आज मैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज के H1 रिजल्ट्स के बारे में बात करूंगा। सुप्रीम इंडस्ट्रीज रिजल्ट्स की बात करूं उससे पहले चलो देखते हैं कि ये कंपनी किस इंडस्ट्रीज को बिलोंग करती है। हम देखेंगे कि ये इंडस्ट्री प्लास्टिक इंडस्ट्री, ये कंपनी प्लास्टिक इंडस्ट्री को बिलोंग करती है और इस इंडस्ट्री का एनालिसिस करने के लिए हम मुख्यतः 3 पैरामीटर्स लेते हैं। सबसे पहले मार्केट शेयर, फिर ग्रोथ और फिर क्वालिटी एनालिसिस। चलो दोस्तों, सबसे पहले इस इंडस्ट्री के मार्केट शेयर देखें। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो दोस्तों इसमें इस इंडस्ट्री में 60% जो इनके रेवेन्यू आता है वो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से आता है और तकरीबन 40% अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से आता है। इसका मैं फाइनेंशियल ईयर 18 में मार्केट साइज 27,000 करोड़ का था, जिसमें सुप्रीम इंडस्ट्रीज 10% के लिए जिम्मेवार थी और नंबर 1 पे थी, सबसे बड़ी इंडस्ट्री। नंबर 2 पे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 9% कंट्रीब्यूट दे रही है टोटल मार्केट साइज में। वहीं आशीर्वाद पाइप्स 8% के साथ पूरी सेल्स का नंबर 4 पे आती है 8% के साथ। चलो दोस्तों, अब इनके फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी देख लें। यहाँ पे भी हम पाएंगे कि इनकम में सुप्रीम इंडस्ट्री 5,000 करोड़ के साथ नंबर 1 पे है। वहीं जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड 4,300 करोड़ के साथ नंबर 2 पे आती है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 2,800 करोड़ के साथ नंबर 3 पे है और आशीर्वाद पाइप्स 2,000 करोड़ के साथ चौथे नंबर पे है। दोस्तों, यहाँ पे आशीर्वाद पाइप्स में ये बताना चाहूँगा कि अभी तक लिस्टेड नहीं है, ये एक अनलिस्टेड कंपनी है और आने वाले भविष्य में हम इसे लिस्ट होता हुआ देखेंगे, इसका IPO आता हुआ भी देखेंगे, तब इसके बारे में हम अधिक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलो आगे देखते हैं और इंडस्ट्रीज की जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका एनालिसिस करके उनका मार्केट शेयर कितना है। अगर इंडस्ट्री का मार्केट कैप देखें तो टोटल इंडस्ट्री की लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ के करीब इनका टोटल मार्केट कैप है, जिसमें से अस्ट्रा का कंट्रीब्यूशन मार्केट कैप में 44,000 करोड़ का है और वो 40% टोटल मार्केट कैप को में कंट्रीब्यूट करती है। वहीं सुप्रीम इंडस्ट्रीज 30,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ 27% के लिए जिम्मेवार है और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 14,000 करोड़ के साथ नंबर 3 पे और प्रिंस पाइप 8,000 करोड़ के करीब नंबर 4 पे कंट्रीब्यूट करती है टोटल मार्केट कैप में। अब अगर इंडस्ट्री की टोटल सेल्स का देखें तो इंडस्ट्री सेल्स है तकरीबन 30,000 करोड़ की, जिसमें से सुप्रीम इंडस्ट्रीज 6,400
के लिए जिम्मेवार है और वो पूरी जितनी भी सेल्स हैं उसमें 22% के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं जैन इरिगेशन सिस्टम्स नंबर 2 पे आती है और वो टोटल सेल्स में 5,800 करोड़ कंट्रीब्यूट करती है और टोटल सेल्स का 20% उसका हिस्सा है। नंबर 3 पे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है जो 12% के लिए जिम्मे हिस्सेदार है और एस्ट्रॉल पूरे मार्केट इसकी जितनी इंडस्ट्री है इसकी सेल्स में 11% कंट्रीब्यूट करती है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं कि इस इंडस्ट्री का प्रॉफिट कितना है टोटल। तो हम पाते हैं कि टोटल इंडस्ट्री का प्रॉफिट 2,700 करोड़ है, जिसमें से सुप्रीम इंडस्ट्री 1,000 करोड़ के करीब कंट्रीब्यूट करती है और उसका हिस्सा टोटल इंडस्ट्री के हिस्से का 35% है। वहीं फिनोलेक्स 27% के साथ दूसरे नंबर पे है और वो 750 करोड़ प्रॉफिट करती है। अस्ट्रॉल 15% के साथ तीसरे नंबर पे है और वो 400 करोड़ का प्रॉफिट करती है। वहीं प्रिंस पाइप चौथे नंबर पे है और 8% कंट्रीब्यूट करती है टोटल प्रॉफिट में और उसका हिस्सा 225 करोड़ का है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ग्रोथ एनालिसिस। ग्रोथ किस परसेंटेज से इनकम इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, चलो दोस्तों देखते हैं। अगर इसकी सेल्स ग्रोथ देखें तो ये पिछले 5 साल में 2016 से लेकर 2021 में इसके इंडस्ट्री का एवरेज ग्रोथ रहा है 13% का। इसमें सबसे ज्यादा अपोलो पाइप्स ने कंट्रीब्यूट करा है, 20% के साथ ग्रो किया है, 20% सी ए जी आर से। वहीं सुप्रीम इंडस्ट्री 17% सी ए जी आर से और प्रिंस पाइप्स नंबर 3 पे 14% सी ए जी आर से बढ़ी है, जो कि इंडस्ट्री की एवरेज से ज्यादा है। वहीं पे हम देखेंगे कि जैन इरिगेशन जो नंबर 2 थी सेल्स करने में, वो ग्रोथ के बजाय डी ग्रोथ किया है उसने -2% के साथ। अब क्वालिटी एनालिसिस की बात करें तो हम सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो वो पैरामीटर है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी सेल्स का कितना हिस्सा वो प्रॉफिट में कंपनी कन्वर्ट कर पाती है और अपने घर ले जा पाती है। ये मैनेजमेंट का एफिशिएंसी भी बताती है कि वो कितनी होशियार है उसकी मैनेजमेंट कंपनी की, जो कि कितनी ज़्यादा उसमें बचत कर पाती है। तो इसमें हम पाएंगे कि एवरेज इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन 12% था। सबसे ज़्यादा फिनोलेक्स इंडिया का 21% प्रॉफिट मार्जिन, नंबर 2 पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज, नंबर 3 पे स्ट्रॉल 13% और वहीं पे जैन इरिगेशन जो सबकी चहेती भी है और जिसके बारे में बहुत चर्चा रहती है अक्सर टीवी पे, वहाँ देखेंगे कि वो मार्जिन तो छोड़ो, वो माइनस में गई है। कंट्रीब्यूट करने की बजाय वो तो जेब से पैसा निकाल रही है। आरओपीई, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी पैरामीटर है। आरओपीई से मतलब ये है कि वो पैसा जो प्रमोटर ने कंपनी चलाते टाइम लगाया था, उसको खड़े करते टाइम, उस पैसे पे जो स्टार्टिंग में लगाया था उस पे आज वो कितना पैसा कमा रहे हैं। तो हम पाएंगे कि सुप्रीम इंडस्ट्री ने जितना पैसा उसके प्रमोटर्स ने लगाया था उस पे 38 गुना वो आज कमा रही है। यानी अगर प्रमोटर्स ने 1 रुपए में कंपनी स्टार्ट की थी तो आज हर साल उसे प्रॉफिट के द्वारा 38 रुपए घर ले जा रहा है। वहीं अस्ट्राल 20 टाइम्स और जो जैन इरिगेशन जिसकी इतनी चर्चा रहती है, वो रिटर्न देने के बजाय माइनस में है और उल्टा वो
और खर्चा करवा रही है प्रमोटर्स का अपने हिस्सेदारों। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो हम पाएंगे कि ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी वो है जो कि इक्विटी प्लस रिजर्व दोनों को मिला के बनता है। इन दोनों को मिला के जो पैसा उन्होंने कंपनी में लगाया है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट कर पाती है कंपनी, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसमें पाएंगे कि सुप्रीम इंडस्ट्री सब नंबर 1 है 31% रिटर्न के साथ, जितना भी उन्होंने अपना इक्विटी उसमें टोटल लगा रखी है उसके ऊपर। फिनोलेक्स 24% के साथ सेकंड नंबर पे, स्टॉल 22% के साथ नंबर 3 पे, और प्रिंस पाइप्स 21 के साथ चौथे नंबर पे। ये सारी ही बहुत अच्छी कंपनीज हैं रिटर्न ऑफ इक्विटी के हिसाब से। और वहीं हम देखेंगे जैन इरिगेशन -14%। और अब आईसीआर देखें तो आईसीआर माने इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जितना डेट ले रखा है उसका इंटरेस्ट पे करने में प्रॉफिट के द्वारा कितना सामर्थ्य है कंपनी में वो बताता है। तो हम पाएंगे कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज अपना जितना उन्होंने इंटरेस्ट देना है उसका 139 टाइम्स प्रॉफिट करती है, वो 139 टाइम्स और भुगतान कर सकती है। और अगर ये हमारा एक पैरामीटर है कि 20 टाइम्स से ऊपर जितनी भी कंपनीज हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो इसमें देखेंगे सुप्रीम इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छा है 112 टाइम्स, अस्टाल 42 टाइम्स, और जैन इरिगेशन तो कमा के देने की बजाय वो तो गंवा ही रही है, -1 पे है। ये तो अपना इंटरेस्ट कवरेज भी पूरा नहीं कर पा रही। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो हमारा एक मापदंड है कि 30% डेट टू इक्विटी को हम और उससे कम को अच्छा मानते हैं। तो हम यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि सारी ही इस इंडस्ट्री की कंपनियां ऑलमोस्ट डेट फ्री है, सिवाय जैन इरिगेशन के, जो कि 88% जिसकी डेट टू इक्विटी है। और ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि बुरे समय में ये तो अपना डेट भी वापस नहीं भर पाएगी। अब रिजर्व वर्सेस डेट देखें कि कितना कंपनी के पास रिजर्व है और कितना डेट। तो यहाँ पाएंगे सुप्रीम इंडस्ट्रीज के पास सबसे ज्यादा रिजर्व है और डेट उसके अगेंस्ट बहुत कम है। यही हाल फिनोलेक्स में है, वो तो डेट फ्री कंपनी ही है और इसका भी रिजर्व बहुत अच्छा है। वहीं जैन इरिगेशन का रिजर्व तो अच्छा है, लेकिन जितना रिजर्व है उतना ही उसके पास डेट भी है। यानी अगर कल को कोई बुरा समय आता है, बाकी कंपनियां तो सरवाइव कर जाएंगी, उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस कंपनी का हालत बहुत बुरी हो जाएगी, जैन इरिगेशन। आगे एक बर्ड्स आई व्यू देखें मार्केट शेयर ग्रोथ और क्वालिटी की, तो हम पाएंगे कि मार्केट कैप में अस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्री सेल्स और प्रॉफिट में सबसे अव्वल नंबर पे है। वहीं ग्रोथ और क्वालिटी को हम देखें तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज सेल्स ग्रोथ में और बाकी पैरामीटर्स में भी काफ़ी अच्छी है। सेल्स में तो ये सबसे ऊपर है और बाकी में भी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। और वहीं अगर जैन इरिगेशन की बात करें तो वो तो हर एक चीज़ उसकी क्वालिटी में सेल्स ग्रोथ में हर चीज़ में नेगेटिव ही है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं दोस्तों कि सुप्रीम इंडस्ट्री इनमें सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए सबसे नंबर 1 कंपनी है और हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। चलो अब देखते हैं कि ये सुप्रीम इंडस्ट्री कैसी है, ये हम जानेंगे इसके बिहेवियर एनालिसिस के द्वारा। सबसे पहले बिहेवियर एनालिसिस में हम इसके सेल्स की देखते हैं। अगर हम इसको 2009 से लेके 2021 तक का पीरियड कंसीडर करें तो 2009 में इसकी
1700 करोड़ के करीब इसकी सेल्स थी, जो बढ़कर 2021 में 6400 करोड़ के करीब हो गई है। इन 12 सालों में ये 4 गुना बढ़ी है और 12% CAGR से ग्रोथ किया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको 2016 में ये सेल में बहुत तगड़ा डिप दिख रहा है, लेकिन ये एक एनोमली है। वो हुआ ऐसा कि 2016 से पहले इसका फाइनेंशियल ईयर जुलाई टू जून होता था, लेकिन 2016 में आते आते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी को इंड एस में, मतलब इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में लिया है, जिसके हिसाब से इनको अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर में आना पड़ा। इसलिए 2016 का जो ये रिजल्ट है ये 9 मंथ्स का है, पूरे 12 मंथ्स का नहीं है। इसलिए ये एक थोड़े से इसमें आपको एनामली लग रही है। और थोड़ी सा हल्का सा डिप इसको 2020 में दिखता है, जो कि कोविड की वजह से है, लेकिन ये नेग्लिजिबल है। तो हम ये पाते हैं कि ये इसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ है, और हमें ऐसे जो कंसिस्टेंटली चलती हैं ऐसी कंपनी ही में निवेश करना चाहिए, यही वेल्थ क्रिएटर्स होती हैं। आगे प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट में भी सेल्स की तरीके से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बढ़ा ही है, घटा कभी नहीं है। 2009 में 94 करोड़ था, जो बढ़कर 2021 में तकरीबन 1000 करोड़ के करीब हो गया है। यानी पिछले 12 सालों में 22% CAGR से बढ़ा है, और 10 टाइम्स 10 गुना बढ़ चुका है। यहाँ पे भी वही 2016 में भी वही बात है कि अकाउंटिंग सिस्टम की वजह से 2016 में इनका ये जो प्रॉफिट है 9 मंथ्स का है, इसलिए थोड़ा सा डिप दिख रहा है, वरना इनका प्रॉफिट भी बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा है। और हमें जो कंपनी सेल्स में, प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी दिखाती हैं, उस पर ज़्यादा ये भरोसा आता है। आगे ये देखें कि ये किस बिजनेस वर्टिकल से इसका कितना हिस्सा है, तो देखेंगे सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका प्लास्टिक पाइपिंग डिवीजन से आता है, जो कि 65% टोटल सेल्स के लिए अकाउंट करता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट से 6% है, पैकेजिंग प्रोडक्ट से 16% कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से 12% है, और अदर से 1%। तो दोस्तों आप खुद ही सोचो, अगर बाकी किसी पाइपिंग की को छोड़ के अगर सेल्स थोड़ा बहुत गिरती भी है तो इस कंपनी में कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन अगर प्लास्टिक पाइप्स में अगर इसकी सेल्स में असर आता है तो ये वो इसके पूरे बिजनेस को, पूरे रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। अब रिजर्व देखें तो 2009 में इसका तकरीबन 300 करोड़ के करीब रिजर्व था, जो बढ़ के 2021 में 3100 करोड़ के करीब हो गया, यानी 10 गुना पिछले 12 सालों में, और ये भी कंसिस्टेंटली बढ़ा ही है। अब इसके मेजर कॉस्ट देखें तो दोस्तों इसकी मेजर कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कि 71% के लिए टोटल कॉस्ट के में हिस्सा रखती है। अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स इसमें महंगे हो गए तो इनके मार्जिन्स में काफ़ी फर्क आएगा, और प्रॉफिट में भी काफ़ी गिर सकते हैं, सेल्स भी अफेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल सस्ती होती हैं तो इसकी ओवरऑल ग्रोथ ज़बरदस्त होती है। आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो हमने 2011 और 2021 10 साल के पीरियड को आपस में कंपेयर करा है। सबसे पहले हम प्रोमोटर के हिस्से को देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो हम पाएंगे कि 2011 में प्रोमोटर का 50% शेयर था, जो कि 2021 आते आते भी ऑलमोस्ट सेम ही रहा, 49%। यानी प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी में पूरा भरोसा है, और वो उसे एफिशिएंटली रन कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनका शेयर गिरे या रिड्यूस हो। वहीं इसमें हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में जबरदस्त भरोसा जताया है। जहां 2011 में 1% था, वहीं 2021 आते आते उन्होंने उसे बढ़ा के 17% कर दिया। यही हाल हम देखते हैं एफपीआई का। उन्होंने 2011 में उनका हिस्सा 7% था, और 2021 में बढ़ा के उन्होंने 10% कर दिया।
और वहीं पे अगर हम रिटेल को देखें तो 2011 में 28% था रिटेल के पास हिस्सा, और 2021 आते आते 13% रह गया। यानी जैसे जैसे उनको प्रॉफिट आता गया वो अपना हिस्सा बेच के निकलते गए, और फिर कहते हैं कि हमारी वेल्थ क्रिएशन नहीं होती। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जो क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, कि हमें जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं उनसे सीख लेनी चाहिए कि जैसा वो बिहेव करते हैं और वेल्थ क्रिएशन करते हैं, सालों साल वो ऐसी इंडस्ट्रीज में बने रहते हैं और अपना हिस्सा भी धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। हमें भी इसमें ऐसी कंपनियों में अपना हिस्सा कम नहीं करना चाहिए, हमें इनमें बने रहना चाहिए। अगर इसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखेंगे तो हम इसका 12% की दर से सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म की ग्रोथ की बात करें तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि H1 में इसकी सेल्स 40% से और प्रॉफिट 50% से बढ़ के आएंगी, और एक्चुअल में H1 का रिजल्ट आया तो हमने देखा कि उसकी सेल्स 35% से बढ़ी और प्रॉफिट 85% से। मोटा मोटा ये इन लाइन कह सकते हैं हम एक तरीके से। और आगे साल खत्म होते होते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी सेल्स 30% से बढ़ेंगी, और ये ट्रेंड देखते हुए और इसके प्रॉफिट 25% से बढ़ेंगे। अगर हम इसके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो हमारा जो रिजल्ट है 2021 में, इसने 6,400 करोड़ के करीब सेल्स की थी और 1,000 करीब के करीब प्रॉफिट किया था, और इसका ईपीएस था 77। तो इसी बेस पे ट्रेल ईपीएस जो इस टाइम चल रहा है वो है 91 का, और हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका ईपीएस 2022 में 96 का हो जाएगा, जो 2035 आते आते बढ़ के 420 के करीब हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं। अगर सेल्स और प्रॉफिट की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो 2022 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी सेल्स 8,500 करोड़ के करीब सेल्स होगी, और 1,200 करोड़ के करीब इसका प्रॉफिट, जो कि 2035 आते आते उसकी सेल्स बढ़कर 37,000 के करीब हो जानी चाहिए, और प्रॉफिट 5,000 करोड़। इस बेस पे अगर हम इसके फेयर वैल्यू और टारगेट प्राइस देखें तो इस समय सुप्रीम इंडस्ट्री की करंट प्राइस चल रही है 2362, और इसका फेयर वैल्यू आता है 2388। यानी ये इस टाइम अपने फेयर वैल्यू के आसपास चल रही है। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके रिसेंट पास्ट में जो इसके रॉ मटेरियल्स हैं उनके, इसका मेन रॉ मटेरियल पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल्स वगैरह हैं, जो उसे बड़ा अफेक्ट करती हैं, उनका काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो इसलिए इसका जो प्राइस है, जो 52 वीक हाई 2693 से नीचे आ गए, अभी 2362 पे चल रहा है। अगर इसकी टारगेट प्राइस की बात करें तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2030 तक ये 6,000 के करीब हो जाएगा इसका प्राइस, और 2035 आते आते 10,500 11,000 के करीब हम इसे देखेंगे। अब चलो दोस्तों, इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करके देख लेते हैं। अगर टेक्निकली देखें तो इसका हम टारगेट पाते हैं टेक्निकली 3,750 का, और बाइंग जोन है जो इसका 2,000 से लेके 1,500। जब भी ये 2,000 और 1,500 के बीच में आए, हमें धीरे धीरे शिफ्ट करते रहने स्टार्ट कर देनी चाहिए इसमें खरीदारी। 1,500 के पास तो हम एक अच्छी लार्ज क्वांटिटी में भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि हम कैसे देखें कंपनीज को। जो हमने पीछे इनके एनालिसिस करा उसमें हमने देखा था कि सुप्रीम इंडस्ट्री एक वेल्थ क्रिएटर थी, सारे पैरामीटर्स में ऑलमोस्ट
नंबर 1 थी या ऑलमोस्ट नंबर 1 थी। वहीं जैन इरिगेशन सेल्स को छोड़ के हर पैरामीटर्स पे सबसे पीछे थी। तो हमें जैन इरिगेशन जैसी कंपनियों से बचना है और सुप्रीम इंडस्ट्री जैसी कंपनियों में निवेश करना है, क्योंकि सुप्रीम इंडस्ट्री वेल्थ क्रिएटर्स में आती हैं और जैन इरिगेशन वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स में। इसमें एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर 2009 में 1 लाख रुपया सुप्रीम इंडस्ट्री में हमने इन्वेस्ट किया होता, तो आज की वैल्यू उसकी 45 लाख से लेके 1 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख हो गई होती। ये इस बात पे निर्भर करता है कि पूरे ड्यूरिंग 2009 के पीरियड में हमने उसमें कहाँ निवेश किया, सबसे हाई प्राइस पे या सबसे लो प्राइस में। अगर कहीं बीच में किया होता या सिप के द्वारा किया होता थोड़ा थोड़ा करके, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस था कि 80 लाख प्लस माइनस में आज उसका वैल्यू होती। तो ये है वेल्थ क्रिएटर की कहानी। अब वहीं हम जैन इरिगेशन को देखें, तो उसी पीरियड में अगर हमने 1 लाख रुपया जैन इरिगेशन में लगाया होता, तो आज उसकी वैल्यू घटकर 34 से 80 लाख के बीच में रह गई होती। सॉरी, 34 से 80 हजार के बीच में, 34 to 80,000। और ये डिपेंड करता है कि हमने उसमें उस पीरियड में कब इन्वेस्ट किया। आगे कंक्लूजन ये है कि ये इंडस्ट्री एक अच्छी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, 8 to 10% CAGR से ग्रो कर रही है। ये आने वाले समय में जैसे जैसे ये अर्बनाइजेशन और इंफ्रा बूस्ट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, इसकी डिमांड बढ़ने ही वाली है। सुप्रीम इंडस्ट्री एक मार्केट लीडर है, पर एस्ट्रॉल और फिनोलेक्स भी इसमें अच्छी कंपनियां हैं। जिन्होंने इनमें निवेश कर रखा है वो उनमें निवेशित रह सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अगर नया निवेश करना है, तो मेरी सलाह यही है कि हमें सुप्रीम इंडस्ट्री में निवेश करना चाहिए। हम इसमें 1 से लेकर 2% तक अपने पोर्टफोलियो का निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि नॉलेज क्रिएट्स वेल्थ। अगर हमें नॉलेज है तो हम अपार वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको लिए हम आपको इनवाइट करते हैं कि आओ हमें ज्वाइन करो और वेल्थ क्रिएशन के बारे में जानो। बी पार्ट ऑफ अस, बी वन ऑफ अस, वी आर प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली। डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। कोई खरीद फरोख्त या बेचने के टाइम अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे ही कोई बाइंग करें या सेलिंग करें। थैंक यू एंड गुड बाय एंड गुड लक for your journey on wealth creation.